So today we shall step into a very important part of physics, that is what is called mechanics. सर तो ये क्या था? हाँ? सर ये भी तो मैकेनिक्स। नहीं, ये मैकेनिक्स नहीं था। हम लोग जो मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें मोशन इक्वेशंस पढ़ रहे थे। ये जो हम पढ़ रहे थे इसको कहते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स मतलब एनालाइजिंग मोशन विदाउट एनालाइजिंग द कॉज बिहाइंड मोशन। कोई चीज इतना वेलोसिटी से इतना वेलोसिटी में गया, क्यों गया नहीं, वो नहीं जानना है, तो बताओ अगर गया तो एक्सीलरेशन क्या होगा, विदाउट एनालाइजिंग द कॉज बिहाइंड। इन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, क्यों घूम रहा है तुम नहीं पूछोगे, घूम रहा है तो क्या क्या होगा वो देखोगे। मतलब यू आर नॉट एनालाइजिंग द कॉज, यू आर एनालाइजिंग द मोशन विदाउट एनालाइजिंग द कॉज बिहाइंड, इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। एंड व्हेन वी एनालाइज द कॉज बिहाइंड, किस लिए जा रहा था, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक्स। समझ में? इसमें क्या एनर्जी है, क्या फोर्स है, किसके चलते हो जा रहा है, उसको कहते हैं काइनेटिक्स। दो वर्ड बोले, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब एनालाइजिंग मोशन विदाउट एनालाइजिंग द कॉज बिहाइंड मोशन। काइनेटिक्स मतलब एनालाइजिंग द मोशन विथ द कॉज बिहाइंड द मोशन। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है मैकेनिक्स का। और मैकेनिक्स एक ऐसा इनएविटेबल पार्ट है कि आज से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा। कब तक मालूम है? टिल योर लास्ट ब्रीथ। क्या मालूम उसके बाद भी जरूरत पड़ता होगा, मुझे मालूम नहीं है। जब तक जिंदा हो तब तक याद रखना तो पड़ता ही है, क्योंकि काम में लगता है। दैट इज व्हाट इज द थिंग वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो। और उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एजेंट जो होता है, जो इस सारे के पीछे छुपा रुस्तम है, उसका नाम है फोर्स। तो फोर्स ढेर सारे किस्म के होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स के चलते क्या क्या होता है, हु डिसाइड्स हाउ मच इज द फोर्स, उसको मेजर कैसे करते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग ग्रेजुअली धीरे धीरे देखेंगे। बट शुरू में हम लोग कुछ चीज़ें एस्यूम करके चलेंगे कि ऐसे होता है, और जैसे जैसे हम 2-3 क्लास आगे बढ़ जाएंगे फिर वापस आएंगे और देखेंगे जो एस्यूम किए थे वो सही है ना। शुरू में तो मानना पड़ेगा कि सर बोल रहे हैं तो ठीक ठाक ही बोल रहे होंगे। हाँ, प्रूफ होगा, लेकिन अभी प्रूफ करने से नहीं होगा। जैसे कोई छोटे बच्चे को आप कहते हो कि सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब प्रूफ समझा सकते हो क्या? नर्सरी का बच्चा है, जैसे वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसको समझा सकते हो। तो थोड़ा 2-3 क्लास 4 क्लास जाने के बाद जो चीज़ आप लोग एस्यूम किए हो उन चीज़ों को हम फिर से वापस आके प्रूफ कर सकेंगे। ठीक है, तब प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, खुद समझ में आ जाता है। जब हमारे पास एडिक्वेट नॉलेज डाटाबेस नहीं है, जो बोला जाता है मान लेते हैं, है कि नहीं। तो जैसे पैदा हुए, देखिए कि घर में और भी एक लड़का घूम रहा है, तुमसे थोड़ा बड़ा है, हमारे साथ साथ घूमता है, मम्मी इसको भी खाने देता है, तो यही मेरा भाई होगा। प्रूफ करते हो क्या? मम्मी प्रूफ करो ये मेरा भाई है। कैसे प्रूफ करें? यू कैन नॉट प्रूफ योर सिबलिंग्स, है कि नहीं। सो शुरू में मानना पड़ेगा, बड़े होने के बाद पता चले हाँ यही था, पापा इसके लिए भी खाना लाते हैं, मेरे लिए भी लाते हैं, ये भी हमारा घर में रहता है, नहीं मैं जो खाता हूँ आधा खा जाता है, तो ये मेरा भाई ही होगा। थोड़ा सा खाता तो भाई नहीं है, थोड़ा सा मिलता है उसको, मेरे को ज़्यादा मिलता है तो भाई नहीं, कोई दूसरा है कि नहीं। तो व्हेन यू सी यू आर बीइंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड विद फूड्स, तो आपको लगता है ये भाई। ऐसे मैं बोला कि शुरू में छोटे से थोड़े कुछ चीज़ें, जो चीज़ आप जानते हो ऑलरेडी मान चुके हो, मैं दोबारा मना लूँगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है? क्या होता है? न्यूटन। बस यही, ऐसी छोटी चीज़ की फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। अब क्यों न्यूटन हुआ, न्यूटन का मतलब क्या है, वो सब देखेंगे हम आगे। ठीक है, चलिए। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन क्यों हुआ, गैलीलियो क्यों नहीं हुआ, आइंस्टाइन क्यों नहीं हुआ, वो भी तो सोचना है। न्यूटन भी एक साइंटिस्ट है, वो भी सब देखना है। तो खैर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत में कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे। इज इट क्लियर? ओके, तो लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट आर्टिकल, दैट इज फोर्स। फोर्स का नाम सुने होंगे, नहीं? हैव यू एवर रियलाइज्ड व्हाट इट इज एग्जैक्टली? कुछ चीज़ें ऐसे, कुछ चीज़ें हाँ धक्का तो मार देंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है हम लोग कुछ चीज़ें जानते हैं लेकिन समझा नहीं सकते। जैसे मैं तुमको एक रसगुल्ला खाने के लिए दूंगा, कैसा लगा? मीठा लगा, मैं नहीं खाया, यू एक्सप्लेन मी कैसे लगा, कैन यू एक्सप्लेन? समझा सकते हो? हाँ, कुछ जब तक मैं नहीं खाऊंगा मेरे को समझ में नहीं आएगा वो रसगुल्ला क्या है। कोई ब्लाइंड मैन है जो बचपन से पैदाइशी अंधा है, क्या उसको एक्सप्लेन कर सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेड एंड ब्लू? कितना भी मेहनत कर लो, कुछ कहो कि उसको समझ में आ जाए ये रेड होता है ये ब्लू होता है, कुछ कर सकते हो? दीज हैव टू बी
अंडरस्टूड बाय योर सेंस ऑर्गन्स। तो फोर्स क्या है? फोर्स भी ऐसा एक चीज है जिसको हम लोग महसूस तो करते हैं, डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और समझाना थोड़ा मुश्किल है, बट देन वी कैन एक्सप्लेन इट इन टर्म्स ऑफ इट्स यूजेस। फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स कैन क्या क्या कर सकता है बताओ, उससे आपको अंदाजा मिल जाएगा फोर्स क्या क्या कर सकता है और को रिलेट करने की कोशिश करोगे। फोर्स कैन क्या कर सकता है? कोई बॉडी को पुश कर सकते हो फोर्स लगा के, जैसे वो बोला धक्का लगाएगा, है कि नहीं? पुल भी तो कर सकते हो। फोर्स कैन पुश और पुल ए बॉडी। देखो मैं पूरा ABCD से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये ABCD भी नहीं है। ABCD से पहले तुम लोगों को क्या सिखाते थे नर्सरी में मालूम है? स्ट्रोक्स सिखाते हैं ना, बस यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक से समझोगे तो आगे चल के देखोगे बड़ा खतरनाक चीज है। अगर लोग डरते हैं किसी एंट्रेंस में IIT JEE हो कुछ, ये मैकेनिक्स है, तो मुझे यहाँ से वहाँ लेवल तक लेना है, तो मुझे पूरा बैकग्राउंड क्लियर करके लेना है आगे, ठीक है? फोर्स कैन व्हाट इट कैन डू, पहला चीज हुआ इट कैन पुश और पुल ए बॉडी। बताओ फोर्स और क्या कर सकता है? और क्या कर सकता है फोर्स? बोलो। एनर्जी को चेंज कर सकते नहीं, एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता, क्लैरिटी नहीं है। कोई बॉडी है उसको दबा के उसका स्पेस उसका शेप डिफॉर्म कर सकते हैं। इट कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी, इसे कैन चेंज शेप ऑफ ए बॉडी। तीसरा और क्या कर सकता है? डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है उसको मोशन में लाना है तो एक फोर्स चाहिए। पढ़ेंगे हम लोग ये सब डिटेल्स में पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। रेस्ट में मोशन में लाने के लिए फोर्स की जरूरत होता है। कोई मोशन में है, कोई बॉडी जा रहा है, उसका मोशन बदलना है, मतलब या तो उसका स्पीड बदलना है या उसका डायरेक्शन बदलना है, तभी फोर्स की जरूरत होता है। फोर्स कैन ब्रिंग the body to motion from rest। और क्या कर सकता है? कैन चेंज the state of motion। कैसा मोशन कर रहा था उसमें बदलाव ला सकता है कि नहीं? फोर्स ये सारा काम कर सकता है। और क्या कर सकता है? सोचो तो, कोई बॉडी रखा है उसको ऊपर उठाना है, फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ पर फोर्स का सही फीलिंग आता है कि ये उठाने में थोड़ा जो ताकत लगता है, ताकत मतलब यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज है। फोर्स एक एनर्जी है, सो गो फॉर फिजिकल टर्म्स, इट इज फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए बॉडी, है कि नहीं? मतलब जहाँ पर ये सब चीजें हो रहा है वहीं पर कहीं एक फोर्स छुपा हुआ है। आपने देखा कि कोई एक बॉडी ऐसे जा रहा था 2 मीटर पर सेकेंड में, थोड़ी देर में ऐसे मुड़ गया 3 मीटर पर सेकंड में गया, इसका मतलब उसका चेंज इन मोशन हुआ है। क्यों हुआ है? फोर्स इज रिक्वायर्ड, मतलब जैसे जैसे जा रहा था कोई किक मार दिया होगा इसलिए इधर चला गया, तो जैसे ही स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज है आपको पक्का उसके ऊपर कोई फोर्स होगा। कोई बॉडी रेस्ट में था, मैं यहाँ पे रेस्ट में खड़ा था, आई स्टार्टेड वॉकिंग, देयर मस्ट बी सम फोर्स, क्योंकि मैं रेस्ट में था, मोशन में आया। तो हमें उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फोर्स है, कौन सा फोर्स मुझे चलने में मदद किया। क्या आप लोग थोड़ा सा गेस कर सकते हो? व्हाट फोर्स हेल्प्स अस टू मूव? मैं से खड़ा था, आई ऑलरेडी स्टार्टेड वॉकिंग। हम तो बोले कि कोई बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए एक फोर्स की जरूरत है ना? कौन सा फोर्स है? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्सेस? नो, वही तो इंटरेस्टिंग है। कार का मसल तो होता नहीं, कार खड़ा था चलने लगा। हाँ, कौन सा फोर्स है? तो हमें पूरा एनालिसिस करके देखना है कि कौन कौन सा फोर्स कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे इन्वॉल्व होता है और किस किस काम में वो कैसे काम करता है, ठीक है? तो मैं फोर्स के बारे में हम ढेर सारी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्या आपको छोटा सा कुछ आइडिया हुआ? क्या अपनी तरफ से आप कुछ आइडिया दे सकते हो फोर्स और क्या कर सकता है? कोई बॉडी को घुमाना है, दरवाजा खोलना है, दरवाजा खोलने का मतलब क्या हुआ? यू आर मेकिंग ए रोटेशनल मोशन इन द बॉडी, है कि नहीं? तो दरवाजा खोले तो इसको घूमने घुमाने वाली जो इफेक्ट हुआ वो कैसे हुआ? बाय मीन्स ऑफ ए फोर्स, है ना? तो कैन गिव टर्निंग इफेक्ट,
ये सब विजुअलाइज कर सकते हैं। फोर्स ऑल्सो कैन डू वर्क, बट वर्क कैन नॉट बी विजुअलाइज ना, दैट्स आई एम टेलिंग। सो टर्निंग इफेक्ट भी देख सकता है, ऐसे करके फोर्स बहुत सारी चीजें कर सकता है ना। चलिए कुछ फोर्सेस के बारे में देखते हैं। फोर्स कैन बी categorized as contact force, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को अदरवाइज हम लोग कभी कभार कहते हैं फील्ड फोर्स। फोर्स दो किस्म का हो सकता है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स किसको कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसको कहते हैं, ठीक है। मैकेनिकल फोर्स बहुत सारे हैं भाई, एक तो नहीं। कोई चीज को अगर बॉल को, प्लास्टिक बॉल को पानी में डुबा दोगे, वो ढकेल के ऊपर ले आएगा, दैट इज मैकेनिकल फोर्स। कोई स्प्रिंग को दबा दोगे, छोड़ दोगे, फिर से खुल जाएगा, दैट इज मैकेनिकल फोर्स। जब कोई चीज को फेंकते हो फ्लोर पे, कुछ दूर स्लाइड करने के बाद रुक जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज मैकेनिकल फोर्स। खाली मैकेनिकल फोर्स नहीं बोलेंगे, मैकेनिकल फोर्स हजार किस्म का है, समझ में आ रहा है। सो यू हैव टू बी स्पेसिफिक। कोई पूछेगा तुम्हारे स्कूल में कि शुभम, ये शुभम कहाँ रहता है, वो इंडिया में रहता है। तो इंडिया में रहने से मिलेगा तेरा एड्रेस, नहीं मिलेगा। हाँ, अगर तुम जाके कहीं कनाडा में हो, कोई पूछेगा इंडिया में रहता है बोलने से चलेगा, बट यहाँ पर इंडिया में कोई है और पूछ रहे तुम कहाँ हो ना, हम इंडिया में है कि नहीं। कौन है, कोई इंसान है, मिलेगा, टू स्पेसिफिक। तो ऐसे करके ढेर सारे स्पेसिफिक फोर्सेस है, उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहले आज हम लोग देखेंगे अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्सेस। पहले हम देखेंगे कि कोई फोर्स जब मैनिफेस्ट होता है कैसे होता है, हाउ द फोर्स कम्स इनटू प्ले। हम बोलते हैं ना, कोई फोर्स मैनिफेस्ट होता है, जैसे हम कहेंगे कि ये हो गया कोई एक ब्लॉक, ये ब्लॉक यहाँ पे रखा था और हुआ क्या, यहाँ पे क्या हुआ कि कोई आदमी इस ब्लॉक को पुश करने लगा। ये आदमी है, ये ठीक है, ये आदमी इस ब्लॉक को पुश करने लगा कि हाथ थोड़ा लंबे, इसका नाम है कानून। कानून का हाथ लंबा होता है ना, तो ये आदमी पुश करने लगा। तो ये ब्लॉक रेस्ट में था, जैसे ये पुश करने लगा ये चलने लगा, है कि नहीं। तो आप कोई बोलेगा कि ये आदमी ब्लॉक को पुश करके ले रहा है, तो कौन फोर्स लगा रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है, आदमी लगा रहा है कि ब्लॉक लगा रहा है, आदमी लगा रहा है। इनफैक्ट दोनों लगा रहे हैं, आगे चल के पढ़ेंगे, ये भी लगा रहा है वो भी लगा रहा है, ठीक है। खैर, हम आदमी लगा रहे हैं क्यों बोले, क्योंकि ब्लॉक का अपना कोई इंटेंशन नहीं था मूव करने में, इसका कुछ इंटेंशन होगा इसको ढकेल के लेने में। तो जिसके पास इंटेंशन था फोर्स अप्लाई करने का, समझ में आया, जिसके पास इंटेंशन था फोर्स अप्लाई करने का, जिसके चलते वो अप्लाई किया, उसको हम कहते हैं एजेंट। एजेंट applies a force on what, on the object। क्या बात समझ में आया। जब भी कोई फोर्स को आपको मैनिफेस्ट करना है, यू वांट टू ब्रिंग ए फोर्स इनटू एक्शन, देन देयर मस्ट बी एन एजेंट, देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट। मैं आपको बोलूंगा कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, 20 न्यूटन फोर्स लगाओ, कैसे लगाओगे, किसके ऊपर लगाओ, यू नीड एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, एजेंट नहीं है, 20 न्यूटन फोर्स लगाओ, कौन लगाएगा। सो यू ऑलवेज नीड एजेंट एंड ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अगर ये एजेंट ऑब्जेक्ट के बाहर है तो फोर्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स, एजेंट ऑब्जेक्ट का अंदर है इट इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स। टच करके पुश कर रहा है तो कॉन्टैक्ट फोर्स, बिना टच किए पुश कर लिया तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और बहुत ज्यादा मायने रखता है ये सब फोर्सेस, क्योंकि जब हम न्यूटन्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे वहां पर लिखा होगा एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल है कि इंटरनल है ना। अनबैलेंस्ड मतलब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, ऐसे करके आएगा टर्म्स। एडजेक्टिव्स आएगा फोर्स का, बहुत सारे एडजेक्टिव्स आएगा और सारा एडजेक्टिव को हम लोग एक एक करके डिटेल्स में समझेंगे। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या हो रहा है, द एजेंट टचेस द ऑब्जेक्ट फिजिकली एंड पुश इट,
क्या हुआ, एजेंट ऑब्जेक्ट को टच करके फिजिकली मूव करवा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस में, इन दिस केस द एजेंट physically touches the object and imparts the force, और क्या करता है, imparts the force and imparts the force। एजेंट ऑब्जेक्ट को टच करके फोर्स दे रहा है, बिना टच के नहीं दे रहा है ना। तो ऐसे ढेर सारे फोर्सेस है, वो सबको हम लोग एक एक करके अभी देखेंगे। दिस पुशिंग एंड पुलिंग फोर्स बाय ए मैन, व्हेन ए मैन इज पुशिंग ए ब्लॉक or pulling a horse is pulling a cart, in all those cases the forces exerted by the man or the horse are contact forces, touch करके कर रहा है। नहीं, तुम खड़े थे, तुम्हारा दोस्त आया पीछे से धक्का दिया, तुम गिर गए, वो तुमको एक फोर्स दिया, कॉन्टैक्ट फोर्स दिया कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दिया, कॉन्टैक्ट फोर्स दिया। कोई बॉडी को ग्राउंड पे फेंक दिए, कुछ दूर स्लाइड करके गया, रुक गया बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कोई बॉल को पानी में डुबो दिए, छोड़ दिए, पुश करके ऊपर आ गया, वाटर पुशेस इट बैक, दैट इज कॉल्ड बुआंट फोर्स। बुआंट फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आ रहा ना सर, 100 सब, कोई स्प्रिंग को हम दबा के रखे और छोड़ दिए तो फिर वो वापस खुल गया, तो हम कहेंगे ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे एग्जाम्पल्स में, क्या लिखेंगे, ए प्लास्टिक बॉल when released inside water the water pushes it upward by a force called buoyant force. समझ में आया? This is a contact force or non-contact force? Contact force. This is a contact force. पहला एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, ए ब्लॉक थ्रोन ऑन ए सरफेस stops after some distance, और थ्रोन की जगह स्लाइडिंग लिखेंगे, ब्लॉक sliding on a surface stops after some distance due to frictional force. This is a contact force. Point number 3, a horse pulls a cart. The pulling force here is a contact force. अब ये मत याद रखना कि हर पुलिंग फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। मान लो कोई आयरन ब्लॉक रखा है, मैं एक मैग्नेट रखूंगा, मैग्नेट भी खींचेगा इसको,
पकड़ के खींच रहा है क्या, खुद ही आ रहा है, Sir, electromagnetic. दैट बिकम्स ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब फिजिकली टच करके पुश करना या पुल करना, समझ में आ रहा है? हाँ, ए हॉर्स पुल्स ए कार्ट, द पुलिंग फोर्स हियर इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या आप लोग अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल्स बोलोगे? Sir, दो मैग्नेट आपस में धक्का देते दो हैं। सेम पोल क्या जब एक दो मैग्नेट का सेम पोल होता है धक्का देते हैं। आपस में धक्का देते हैं? जब दो चीज आपस में धक्का देते हैं तो दोनों एक दूसरे को फोड़ देते हैं, है ना? तो हम कहेंगे टू बॉडीज undergoing collision, exert forces on each other. These forces are contact forces. कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्या और कोई एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स आ रहा है? सोचो कि अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ है, दिस इज व्हाट इज ए स्प्रिंग, और ये जो स्प्रिंग है इसके साथ लगा है कोई एक ब्लॉक, ये ब्लॉक इसमें लगा हुआ है, दिस इज व्हाट इज द ब्लॉक। अब ये ब्लॉक एंड स्प्रिंग अरेंजमेंट को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे खींच के छोड़ देता हूं तो वापस आ जाएगा कि नहीं? तो हु पुल्स द ब्लॉक टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन? द स्प्रिंग, बाय टचिंग द ब्लॉक और विदाउट टचिंग द ब्लॉक? बाय टचिंग द ब्लॉक। दैट मीन्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए स्प्रिंग टू इट्स अटैच्ड ब्लॉक इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। हमें ये सारे फोर्सेस का नेचर भी देखना होगा, कितना फोर्स होता है। हाँ, रॉकेट प्रोपल्शन में भी कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। वेरी गुड, बड़ा डिफिकल्ट तुम्हारा सवाल है, लेकिन हमको समझना है रॉकेट प्रोपल्शन में फोर्स होता कैसा है। एनीवे, तो हम कहेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय ए स्प्रिंग on a block attached with it is called spring force. It is a contact force. तो मोरोवर अगर मैं आप कोई फोर्स को समझा देता हूं, आप आसानी से पता कर लोगे ये कॉन्टैक्ट फोर्स है कि नहीं है कि नहीं? कोई अगर फोर्स का एग्जांपल दे दूंगा तो आप कह दोगे कॉन्टैक्ट फोर्स है कि नहीं। क्या ये पेन का अपना एक वेट है? वेट इज ऑल्सो ए फोर्स। व्हाट यू से, द वेट ऑफ दिस पेन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? सोचना है। हम बोले कोई भी फोर्स को एक्शन में लाने के लिए, शुभांगम, कुछ नहीं डिपेंड करता। सुन लो पहले, ध्यान से सुन लो। हाँ, सुन लो। मैं पहले बताया फोर्स को एक्शन में आने के लिए चाहिए क्या? असली चीज तो तुम लोग भूल गए, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ऑलवेज यू नीड एन एजेंट एंड ए ऑब्जेक्ट। हर एक फोर्स के पीछे एक एजेंट होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, है कि नहीं? कोई बॉल ऐसे जा रहा था, ऐसे मुड़ गया, कौन मुड़ गया? बॉल। सो दिस इज ए ऑब्जेक्ट, देयर मस्ट बी सम एजेंट हु हैज एक्सर्टेड सम फोर्स बिकॉज़ देयर इज ए चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। कोई बॉल को हम फेंके, वॉल पे टकराया और वापस आ गया, बॉल इज द ऑब्जेक्ट। हु इज द एजेंट हु चेंज्ड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन? द बॉल। सो दैट इज बिहेविंग एज द एजेंट। बात समझ में आ रहा है क्या? तो हर एक फोर्स के पीछे दो चीज होना जरूरी है, एक एजेंट, एक ऑब्जेक्ट। अगर एजेंट ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है तो कॉन्टैक्ट फोर्स, नहीं टच किया तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नाउ वेट ऑफ द पेन, वेट ऑफ द पेन इज आल्सो ए फोर्स। इस फोर्स के पीछे एजेंट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है? अर्थ इज पुलिंग, दैट इज द एजेंट, ग्रेविटी इज पुलिंग, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या अर्थ हाथ बढ़ा के इसको खींच रहा है? नहीं, बाय इट्स फील्ड। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ? Are you getting? So once you understand a force, you can realize whether the force is contact force or non-contact force. समझ में आया? तो ठीक है, तो ये हम लोग अभी देखें क्या, कंटैक्ट फोर्स के बारे में देखें। ये देखें कंटैक्ट फोर्स। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे सर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ बेटा बोलो। ग्रेविटी काम कैसे करता है? ग्रेविटी काम कैसे करता है? डेली सुबह उठता है, नाश्ता वास्ता करके 8 बजे घर से निकलता है, काम दाम करके 5 बजे वापस आता है। काम कैसे करता है बताएंगे ना। काम का मतलब वर्क है। अभी तक हम लोग वर्क करें पार पढ़े कैसे? पढ़े नहीं ना। ग्रेविटी काम कैसे करता है? अच्छा करता है। गुड गुड वर्कर। ऐसे हाँ धक्का देते हाँ नीचे की तरफ क्यों खींचते हैं? क्यों खींचता? सब पढ़ेंगे भाई, सब चाहेंगे। तो जो जो चीजें पूछ रहे हैं हम सब कुछ पढ़ाएंगे। क्यों खींचता है, कितना जोर से खींचता है, पास में होने से जोर से खींचता है कि दूर में होने से जोर से खींचता है, छोटे बड़ी को जोर से खींचता है कि बड़ा वाला मास को जोर से खींचता है, वो सारा देखेंगे। हैव पेशेंस, अभी तो हम शुरू कर रहे हैं। हम सिखा रहे हैं ए बी सी डी, तुम बोलो इसका ऐसे बताइए कैसे होगा, उसका कंपोजिशन बताइए कैसे होगा। फंस जाएंगे ना हम। यार मेरे को कैमरा के सामने बर्बाद कर रहे हो। लोग बोलेंगे कैसा टीचर, बच्चे पूछ रहे बता नहीं रहे, अब कैसे बताएंगे तेरे को? थोड़ा सा सबर करो, सब कुछ आएगा। तो जो जो जानना चाहता है सब कुछ बताएंगे, ठीक है। एवरीथिंग विल बी टोल्ड, बट इन कोर्स ऑफ टाइम। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या कहोगे बताओ? अब सिंगल लाइन में कोई अगर बताना चाहेगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हम किसको कहेंगे In प्रॉपर लैंग्वेज में? हाँ, non-contact force is a force in which the agent does not touches the डज नॉट object, टचेस नहीं होता, टच होता है। touch the डज नॉट टच दी ऑब्जेक्ट। क्या बात समझ में आया? तो बहुत बढ़िया बताया श्री राम ने, बहुत बढ़िया। हम कहेंगे इन दिस केस एजेंट applying force or applies force on object without touching the object। क्या बात समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल में क्या कहेंगे? अर्थ पुल्स मून। मून को पुल कर रहा है ना अर्थ, कि नहीं कर रहा है? अर्थ मून को पुल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब पूछो सर गिर क्यों नहीं रहा है? पुल करेगा तो गिर जाना चाहिए ना, है ना? वो भी देखेंगे क्यों नहीं गिर रहा है, ठीक है। अर्थ मून को पुल कर रहा है, फिर वो गिर क्यों नहीं रहा है, वो भी तो समझने वाली बात है। बट इट पुल्स, कि तुम लोगों को फीलिंग नहीं है अर्थ पुल करता है बोल के? क्योंकि वो एक स्पीड में revolve- हाँ तो गिरता क्यों नहीं है? सर, उसका- तो उतना स्पीड में छत से कूद जा, गिरेगा नहीं नीचे? उतना स्पीड में दौड़ के आके छत से कूद जा, घूमते रहेगा कि गिरेगा? सर, घूम रहे हो तो बाहर की तरफ एक फोर्स हो रहा है। बाहर की तरफ एक फोर्स हो जाता है, ऐसा कैसे कब बोल दिया मैं? हाँ थोड़ा थोड़ा तुम जानते हो कुछ कुछ, उसको हम सिंपल लैंग्वेज में कचरा कहते हैं। थोड़ा साफ करेंगे तो उसको बोलेंगे, ठीक है। नहीं तो जो जानते हो अच्छी बात है, लेकिन क्लैरिटी नहीं होने के कारण वो कचरा बन जाता है। तुम्हारे पास बहुत सारे नट बोल्ट रखा हुआ है, लेकिन ये जो नट है वो कौन सा बोल्ट में लगेगा अगर मालूम नहीं है तो तुम्हारे लिए तो कचरा हो गया ना। रखना ही खाली, जिसको मालूम है लगा लेगा। तुम्हारे पास बहुत सारे वो बांसुरी वगैरह रखा है, हारमोनियम रखा, तुमको बजाना नहीं आता है कुछ भी, है ना, तो कचरा हो गया कि नहीं तुम्हारे लिए? हाँ, इसलिए जो जो नॉलेज रखे हो जरूरत की चीज है, लेकिन तुमको मालूम नहीं है तो कचरा हो गया। वो साफ करेंगे फिर धीरे धीरे हम रखेंगे। देखो ये नॉट को इस बोल्ट के साथ लगाते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल क्या देंगे? अच्छा ये पेन को अर्थ खींच रहा है, वेट ऑफ ए बॉडी। वेट ऑफ ए बॉडी इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन इट। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो लिखेंगे वेट ऑफ ए बॉडी is due to gravitational force of earth। It is a non-contact force। दूसरा और कोई? जैसे तुम बोले थे थोड़ी देर पहले, नॉर्थ पोल किसी मैग्नेट का दूसरे नॉर्थ पोल के पास लाएंगे, पुश करके दूर ले लेगा। देयर इज ए रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू लाइक पोल्स ऑफ ए मैग्नेट एंड अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू अनलाइक पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। सो दोज फोर्सेस आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्या फोर्स है वो? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स is a non-contact force। और क्या है? What else? What else you can see? Just a minute।
थोड़ा सा इसको ढंग से सजा देते हैं तो इट लुक्स गुड। एक फील गुड फैक्टर भी होता है, चीज़ों को पढ़ने में मज़ा आता है, जब देखने में तो हमें पढ़ने में भी मज़ा आता है। हाँ, तो ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दो टोटल। तीसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, शायद थोड़ा आपको मालूम होगा कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, या तो एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं? न्यूक्लियस पुल्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस इज ए पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल, है कि नहीं? तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस जो हुआ वो कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ? हाँ, तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, सर वो मैग्नेटिक फोर्स में नहीं आ गया। हाँ, तो मैग्नेटिक फोर्स तो हो गया पहला वाला। कौन सा मैग्नेटिक फोर्स? फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। सर वो उन दोनों में ही नहीं आ गया चार्ज के बीच में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। दिस इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। चैप्टर बहुत इजी है ना, क्योंकि पहला क्लास है। अगले क्लास है, देखो सबका कैसे धुआं निकल रहा है नहीं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना? ठीक है, सर लाइक पोल रिपेल क्यों करते हैं और लाइक पोल अट्रैक्ट? पढ़ाएंगे ना बेटा। आया कहाँ अभी, हम कहाँ स्टेटमेंट दिए तो बताए। अभी ये सारे फोर्सेस के बारे में आपको बताएं। देखो वो पूछ रहा है कि व्हाई लाइक पोल्स रिपेल, व्हाई अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, व्हाई ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल। साइंस में ना हर स्टेटमेंट का आंसर है। फॉर एवरी स्टेटमेंट देयर इज एन एक्सप्लेनेशन एंड देयर आर स्टिल सम स्टेटमेंट्स जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसा होता है, क्यों होता है? भगवान की माया है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ नेचर, जिसको हम लोग सिंपली क्या कहते हैं? लॉज ऑफ फिजिक्स। लाइक पोल्स विल रिपेल इच अदर, व्हाई नो वन नोज। रिपेल करते हैं, तो इट इज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। समझ में आ रहा है? अनलाइक पोल्स विल अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस विल रिपेल, अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट। दिस इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ। ठीक है ना? तो बड़े बड़े साइंटिस्ट ने क्या किया अपनी जिंदगी भर में मेहनत करके, ऐसे संसार के बहुत सारे नियम को डिस्कवर कर लिए। दे डिस्कवर्ड ऑल द लॉज। नहीं तो हर दूसरा चीज का आंसर है। लॉ के अलावा और भी स्टेटमेंट्स हमारे सामने आते हैं, जिसको हम लोग थ्योरम कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। समझ में आ रहा है? थ्योरम मतलब व्हिच कैन बी प्रूव्ड विद द बेसिस ऑफ सम अदर थ्योरम्स और अदर स्टेटमेंट्स लेके हम बेस में लेके हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम प्रूव किया हम लोग, कहते नहीं कहते? सिमिलरली हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस मतलब देखो ऐसे करने से ऐसे होता है, हाँ होता है, क्यों होता है मालूम नहीं है। फिर ऐसे करने से ऐसे होता है, ऐसे करने से ऐसे होता है, तो वैसे करने से क्या हो रहा होगा, वैसे करने से वो हो रहा होगा। इट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। जो चीज के लिए हम कंक्लूड कर रहे हैं वो हमारे डोमेन में नहीं है। हमारा डोमेन में कुछ चीजें हो रहे हैं, उनको देख के हम गेस करें कि वहां पर क्या हो रहा होगा। दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। समझ में आ रहा है ना? और एक स्टार दूसरे स्टार को पुल कर रहा होगा, कैसे पता चला? हम कहीं गए क्या? नहीं, अर्थ पुल्स दिस वन, अर्थ पुल्स मून, सन पुल्स अर्थ। हाँ, हमारे डोमेन में सब चीजें, तो भी उसको पुल कर रहा होगा। दैट बिकम्स ए हाइपोथेसिस। समझ में आ रहा है? वन स्टार पुल्स अनदर स्टार, दैट्स ए हाइपोथेसिस। व्हाई अर्थ पुल्स मून और व्हाई सन पुल्स अर्थ, उसका मालूम नहीं है। एवरी मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास, इट्स कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन जी महाराज बहुत कुछ लिखे हैं। तुम लोग न्यूटन के कितने नियम में जानते हो प्लस टू में? ढेर सारी चीजें लिखे, मैं बता देता हूँ। न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, कोई गर्म चीज है ठंडा होगा, कितनी जल्दी जल्दी ठंडा होगा। न्यूटन्स लॉ फॉर साउंड प्रोपगेशन, न्यूटन फॉर्मूला रहता है फॉर साउंड प्रोपगेशन, न्यूटन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ इमेज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, न्यूटन फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? साउंड कितना, साउंड की लाइन में भी काम किए, कितना स्पीड में भागता है, क्या होता है। और टेम्परेचर की फील्ड में भी काम किए, कितना जल्दी जल्दी कोई चीज ठंडा होता है। ऑप्टिक्स में भी काम किए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे फोकस से इतना दूर पे, तो फोकस से कितना दूर पे इमेज बनेगा। समझ में आ रहा है? और ग्रेविटेशन के ऊपर भी काम किए, पूरा का पूरा ग्रेविटेशन न्यूटन लिखे हैं। उसके साथ साथ केपलर जी की भी हाथ है, सर जोहान्स केपलर के नाम सुने होंगे। तो केपलर कुछ डाटा बनाए, न्यूटन उसको एनालिसिस किए और इसको कोरिलेट किए।
तो कितने सारे लोग, अक्सर लोग जब पहले पहले जाते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, उनको सीनियर बच्चे क्या रैगिंग करते, कितना तो न्यूटन लॉ पढ़ के आया, तुरंत मुंह से निकल जाता था 3 लॉज ऑफ मोशन, एक थप्पड़ जोर से लगता था। 3 लॉज पढ़े हो, ग्रेविटेशन नहीं पढ़े हो, कूलिंग नहीं पढ़े हो, फॉर्मूला न्यूटन फॉर्मूला नहीं पढ़े हो, समझ में आ रहा ना? तो अरे तुम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बोलने से तुरंत लोगों के दिमाग में आता है 3 नहीं, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन। इन एडिशन टू दैट ही हैज कंट्रीब्यूटेड ए लॉट टू मैथमेटिक्स ऑल्सो। ठीक है, न्यूटन इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जिसको आप लोग अभी इंटीग्रेशन करके करते हो, इंटरपोलेट करके आप निकाल दोगे क्या होता है वैल्यूज। ये सब बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनका थोड़ा थोड़ा नॉलेज को हम लोग यूज करें, लेकिन हम लोग जितना पढ़े सिर्फ उतना नहीं निकाले, वो बहुत कुछ निकाले। हमारा सिलेबस में इतना चीज आया है। तो उनका इतना दिमाग कैसे चलता है? दिमाग कैसे चलता है, हाँ ये तो समझने वाली बात है। आपका दिमाग भी चलेगा। अच्छा, न्यूटन का चलता था, तुम सोच रहे हो अभी लोगों का नहीं चल रहा है? हाँ, आए दिन नए नए चीज निकल के मार्केट में आते हैं ना। एक मोबाइल था, दूसरा मोबाइल आ गया, किसी का तो दिमाग चल रहा है। ही इज नेवर हाईलाइटेड। हर छोटे छोटे चीज में दिमाग लगाना होता है। इन योर कुकिंग यूटेंसिल्स इटसेल्फ, गैस में बर्नर पे बैठाएंगे तो कैसा यूटेंसिल चाहिए, और अगर हम हीटर पे बैठाएंगे तो कैसा यूटेंसिल चाहिए, माइक्रोवेव पे बैठाएंगे तो कैसा वाला यूटेंसिल चाहिए। लोगों को दिमाग चल रहा है ना। पेन कितनी किस्म के निकल के आ रहा है। एक पेन 2 रुपया का है, फिर भी देखो हाउ मेनी वेराइटीज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंक। इसका इंक को उसमें डालो, नहीं चलेगा, है कि नहीं? तो ऐसे करके डेली नए नए कितने किस्म की पेन निकल के आ रहे हैं। दे आर नॉट ओनली चेंजिंग देयर कलर एंड टेक्सचर, देयर ऑपरेशन, देयर एफिशिएंसी। कोई ब्लूटूथ से चलने लगा है, कोई चलता है तो म्यूजिक आता है कि नहीं, कोई रिमोट से कंट्रोल होता है। धीरे धीरे उनका ये सब चीजें बदलते जा रहे हैं। अभी देखो एआई भी आ गया ना। तो लोगों का दिमाग कंटिन्यूसली चल रहा है। देयर आर सम प्रोडक्टिव पीपल, दे आर हार्डली 0.01% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, की उससे भी कम। दे प्रोड्यूस, रेस्ट ऑल आर ब्लडी कंज्यूमर्स। हम लोग कीबोर्ड यूज किए, कीबोर्ड का दाम कितना है? 800 रुपये। 800 रुपये दाम है। काम क्या करता है सोचो, इस स्विच को दबाओ, उधर एक काम हो जाता है। कैसे हो जाता है? किसी का तो दिमाग चल गया है ना उस पे। इज इट नॉट ए बिग सरप्राइज? द माउस आई मूव इट कॉस्ट मी अराउंड 300 रुपीज। इसको मूव करवाओ, ये इधर चलता है, क्लिक कर दो इधर, ये वो काम करने लगता है। काम नहीं कर रहा दिमाग का। ये लोग जो न्यूटन से ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे। न्यूटन तो जो चीज डिस्कवर किए वो नहीं करते तो कोई दूसरा डिस्कवर कर लेता। दे वर ऑल क्रूड फॉर्म में डिस्कवर किए, अप्लाई करके। ये तो डिस्कवर करने वाली चीज नहीं था, ये इन्वेंशन है। वन इज कॉल्ड डिस्कवरी, अदर इज कॉल्ड इन्वेंशन। जो इन्वेंशन किया वो कैसे किया कोई चीज को? बाय डिस्कवरिंग सम प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ नेचर, लॉज ऑफ नेचर, उसको यूज करके इसको ये इन्वेंट किया। फिर कोई दूसरा कोई इन्वेंटेड चीजों को इनोवेट किया। माउस को एक सिंगल क्लिक, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक तक लिमिट कर दिया। 3 क्लिक का कुछ तीसरा मतलब निकाल देगा। 3 क्लिक कर दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। शट डाउन करना है, मेक 3 क्लिक्स, खत्म, तो शट डाउन हो गया। कर सकता है ना कोई? दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। इनोवेशन, इन्वेंशन, डिस्कवरी, दे आर ऑल अलग अलग थिंग्स। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो लोगों का दिमाग न्यूटन का खाली नहीं चल रहा था, सबका चल रहा था, अब भी चल रहा है। तेरा भी चल सकता है, मेरा भी चल सकता है, चलाना चाहे तो। कोई अगर 100 मीटर रेस में मान लो 9-10 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ लिया, सर इसका पाँव ऐसे कैसे चलता था? तुम्हारा नहीं चलेगा क्या? 1 साल 2 साल प्रैक्टिस करोगे तो, है ना? एवरीवन कैन डू एवरीथिंग। आई हैव सीन ए स्टेटमेंट समवेयर, एवरीवन कैन नॉट डू एवरीथिंग, बट आई से एवरीवन कैन डू एवरीथिंग। जो आदमी एवरेस्ट पे चढ़ा, जानते हो कैसे चढ़ा? पहले चढ़ा, गिरा, टांग टूट गया। 6 साल बाद दिमाग किया, दोनों टांग टूट गया, फिर चढ़ेंगे, और चढ़ा, और जाके वो अपना उसके ऊपर झंडा गाड़ के आया वापस। ठीक है? तो हर कोई हर कुछ कर सकता है, अगर करना चाहेगा तो। क्या नहीं कर सकता? एवरीथिंग यू कैन डू। थिंग इज यू मस्ट हैव एन इंटरेस्ट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर एक छोटा सा चीज करने में आपको इंटरेस्ट आ गया ना, छोटा सा चीज, सपोज I talk about a small spring you might have seen. ये स्प्रिंग बनाने की ताकत आपके पास है। आप तो मिलियनर बन गए, सोचो, मिलियनर। 2 days before only I met one of my student, वो भी हमारे पास फाउंडेशन क्लास में था, कंप्लीट किया, और NIT भी कंप्लीट, +2 में भी पढ़ा, 11-12 में, और NIT से भी कंप्लीट किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। एंड ही वाज देन observed at Mumbai IIT, and now yesterday, day before yesterday, he was flying to USA. He is going to Michigan University there to further
फॉर द स्टडीज एंड उसका जो मास्टर्स करना है। तो आया था, सर मैं जा रहा हूँ बाहर, तो आपको मिलने आया हूँ। 2 घंटा बैठे और वी वर डिस्कसिंग हाउ टू मेक ए स्प्रिंग, जस्ट ए स्प्रिंग। मुझे इतना चाहिए, इतना जोर से दबाने से इतना दबेगा, ये स्प्रिंग चाहिए, बस खत्म कहानी। बोले हाउ यू डू, ही वाज वर्किंग इन बजाज ऑटो एंड ही टोल्ड वी आर आउटसोर्सिंग एवरीथिंग। छोटा सा स्प्रिंग हम ऑर्डर देते हैं, कोई कंपनी बना के देता है, हमारा करोड़ों रुपया उसमें जाता है। मुझे इतना स्टिफनेस का स्प्रिंग चाहिए, उतना स्टिफनेस का स्प्रिंग चाहिए, इतना बड़ा चाहिए, इतना बड़ा चाहिए। और स्प्रिंग को किसी, मान लो किसी व्हीकल के इनर पार्ट में कहीं लगा दिए, खराब हो गया तो पूरा व्हीकल को खोलना पड़ेगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो मतलब आप इतना उसके ऊपर रिलाई करना चाहिए, काम करेगा जब तक व्हीकल है, खराब नहीं होगा। समझ में? तो इतना पावरफुल चीजें, जो इतना जो प्रिसाइज चीजें बनाना है, उसके लिए तो दिमाग चाहिए ना, किसी का दिमाग तो चल रहा है ना। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा बहक गए, वापस आते हैं। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। दिस इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम क्या देखे कि बॉडी, ऑब्जेक्ट और एजेंट एक दूसरे को टच नहीं करते। और 3 किस्म की फोर्स अभी देखे, जैसे बहुत सारे किस्म की फोर्सेस है। एक हुआ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये 3 चीज हमारे +2 में आते हैं। इसके अलावा और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बहुत है जो हमारे +2 में नहीं आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ। जितने सारे किस्म की फोर्स है, दे आर ऑल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कोई भी कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं। सर ऐसे कैसे हुआ, अभी तो बताया कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ए लिटिल हायर कंसेप्ट। देयर इज नो कॉन्टैक्ट फोर्स इन द वर्ल्ड यूनिवर्स, ईच फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सर कैसे, मैं ये पेन को पुश कर रहा हूँ तो ये तो कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ ना। नाउ थिंक माइन्यूटली, देयर आर सम इलेक्ट्रॉन्स एट द टिप ऑफ माय फिंगर, और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा। तो कैन यू टच देम टुगेदर? नो। जितना पास है इतना जोर से रिपेल करेंगे। तो मेरा उंगली जब यहाँ पे पहुंचा, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ये टच करने की कोशिश कर रहा है, बट टच कर नहीं पा रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि टच कर गया, है कि नहीं? सो आर दे रियली टचिंग ईच अदर? नो, दे आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। आप कोई बॉडी को टच कर सकते हो क्या? कैसे टच करेंगे भाई? तुम्हारे अंदर जो इलेक्ट्रॉन से मेरे इलेक्ट्रॉन से एकदम पास तो जा सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। Are you getting? Because as you bring them close, the force becomes enormously high. है कि नहीं? तो कोई भी बॉडी कोई दूसरे बॉडी को टच कर ही नहीं सकता, तो कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ से आया? लेकिन एट योर लेवल देयर आर कैटेगराइज्ड इनटू 2। दुनिया के जितने सारे फोर्स है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई तीसरा फोर्स है नहीं। रस्सी लगा के किसी को खींच रहे हो तो दैट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सर कैसे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हुआ? यही बात हुआ। एक सेक्शन, जैसे मैं पेन को खींच रहा हूं, ये 2 पार्ट अलग अलग क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसी सेक्शन पे एक दूसरे को पकड़ के रखें। कैसे पकड़ के रखें? टच करके पकड़ के रखें कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल इंटरेक्शन से रखा है नहीं? तो ये मॉलिक्यूल्स इतने क्लोज है कि एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। अगर इसको मैं तोड़ देता हूं और अलग अलग कर देता हूं, फिर कितने भी जोर से प्रेस करूंगा तो फिर से जुड़ेगा ये? क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि यू कैन नॉट फोर्स देम टू दैट क्लोज। कभी कोई चीज अगर टूट गया, इसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? जोर से दबा देते हैं ताकि रहेगा। जोर से दबाने से मॉलिक्यूल्स आर कमिंग बिट क्लोज समहाउ एंड दे स्टार्ट इंटरेक्टिंग, बट दैट फोर्स मे नॉट बी सफिशिएंट टू होल्ड इट। फिर से टूट जाता है कि नहीं? तो आपको समझ में आना चाहिए कि दुनिया में जितने किस्म की फोर्सेस है दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज। एक हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दुनिया में 2 ही किस्म का फोर्स है, लेकिन ये सब हायर फंडा है, हम लोग पढ़ेंगे टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस चैप्टर। हम लोग इसको ऐसे कैटेगराइज करेंगे। तो अभी हम लोग क्या क्या फोर्सेस देख लिए? अभी हम लोग देख लिए कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। ठीक है, अब ये सारा फोर्सेस के बारे में, उनके फॉर्मूला के बारे में, उनके डायरेक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अब बिफोर वी गो फॉर ऑल दिस फोर्सेस, हमें एक चीज यहां पे देखना है, इफेक्ट of a force। कोई फोर्स का किसी बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या होगा? हो सकता है कि उसका शेप चेंज करेगा, पुश करेगा, पुल करेगा, मोशन को बदलेगा, रेस्ट मोशन मिलेगा, कुछ भी हो सकता है कि नहीं? फोर्स का इफेक्ट बॉडी के ऊपर क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है।
शुभम, शुभम, ऐसा क्या सो रहा है? तू सो रहा है, ये सो रहा है, ये सो रहा है, मेरे को लग रहा है मैं भी आ रहा पिलो लेके आ जाऊँ यहाँ पे। पता चला 1.5 घंटा आराम से सोए, सुबह उठ के गए। हाँ, क्या खा लिया रास्ते में आते वक्त? ABCDEFG जानते हो क्या होता है? ABCDEFG नहीं जानते? तुम्हारा मिलता है वहाँ पर जेलपानी में, आदिवासी कोल्ड ड्रिंक ABCDEFG, एक्स्ट्रा फ्लेवर विथ गुड फॉर हेल्थ, जिसको हम क्या कहते हैं, हांडिया। ठीक है, सो रहा है। तो चलो थोड़ा ठंडा कर देते हैं तुम लोगों को। तो कोई फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आएगा तो इफेक्ट दिखाएगा। किस किस्म का इफेक्ट? या तो पुल करेगा, या तो पुश करेगा, या इसका शेप को चेंज करेगा, या इसको घुमाएगा, या फिर रेस्ट में तो मोशन मिलेगा, मोशन में तो मोशन को बदल देगा। ये सब इफेक्ट है। ये जो इफेक्ट है किसी बॉडी के ऊपर, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स के ऊपर। फोर्स के ऊपर थोड़ा और डिटेल्स में देखते हैं, फोर्स का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये लड़का गुंडा है, सबको मारपीट करता है। कैसे मारपीट करता है? नहीं, लड़का बदमाश नहीं, वो तो ठीक है, हाथ से मारता है, लात से मारता है, कैसे मारता है वो भी तो देखना है ना। नहीं पता चला इसका हाथ टूटा हुआ है, लात टूटा, दोनों टूटा हुआ, ये लड़का बहुत मारता है सबको, कैसे मारेगा? मार सकता है? तो हमें अगर देखेंगे कि फोर्स जो है वो अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट डालता है तो कैसे डालता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द फोर्स, जो हमें चाहिए टू नो द इफेक्ट ऑफ द बॉडी, है ना। कोई एक दुबला पतला सा लड़का किसी को एक थप्पड़ मारेगा और किसका कोई 2.5 किलो का हाथ वो मारेगा, फर्क पड़ता है नहीं पड़ता? एग्जैक्टली दैट वे। तो देखते हैं इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। डिपेंड्स on 3 characteristics of a force. 3 characteristics। मैं जानबूझ के इसको थोड़ा लंबा करके ले रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि जब आगे हम रिगरस इसको यूज करेंगे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यू मस्ट बी एबल टू विजुअलाइज। जैसे अभी आप लोग काफी चीजें फोर्स के बारे में फील कर रहे हो, बट देयर इज नो क्लैरिटी इन व्हाट यू आर एग्जैक्टली थिंकिंग इन दैट। जैसे बोला इधर घूम रहा है तो बाहर की तरफ फोर्स होता है, कौन देता है फोर्स? एक एजेंट चाहिए ना। हु इज एजेंट? मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, उसके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स होता है। हु इज द एजेंट गिविंग दैट फोर्स? हम बोले हर फोर्स के लिए एक एजेंट और ऑब्जेक्ट की जरूरत है, मतलब क्लैरिटी नहीं है हमारे पास। समझ में आ रहा ना? इसलिए बोल रहा हूं कचरे साफ करेंगे तो फिर धीरे धीरे आगे हो जाएगा। और जब मैं तुम लोगों का कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा हूं, मैं केयरफुली मैं नोट कर रहा हूं कि मुझे इसके मन में ये कंफ्यूजन है, मुझे इसको क्लियर करना है। ठीक है ना? हाँ, तो बात कर रहे थे इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा तो क्या होगा? मोशन में जाएगा। सपोज आई अप्लाई ये फोर्स, रिमूव, किस किस्म का मोशन होगा? धीरे धीरे जाएगा, जोर से जाएगा। किसके ऊपर डिपेंड करता है? छोटा फोर्स लगाया कि बड़ा फोर्स लगाया? नहीं, 2 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे धीरे धीरे जाएगा, 20 न्यूटन का लगाएंगे जोर से जाएगा। सो जो इफेक्ट होगा मोशन विल बी द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। तो इफेक्ट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? हाँ, क्या है? नेमली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स कितना तगड़ा है कि नहीं? क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है और किसके ऊपर डिपेंड करता है? मोशन। ये इधर जाएगा कि इधर जाएगा, ये भी तो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर, क्योंकि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। सो इट आल्सो डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। And third, the most important thing, which hardly anyone highlight, but it is very, very important in my perspective in solving mechanical problems, is one more thing. What is that? Let us see. हम कहेंगे मतलब कोई बॉडी के ऊपर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दे दिए, फोर्स का, मास फोर्स का कहाँ होता है? तो फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। हम कहेंगे इस बॉडी के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली विल गेट सम इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स ऑन दिस बॉडी, है कि नहीं? क्या आपको लगता है कि ये फोर्स इस बॉडी के ऊपर कहीं भी ये फोर्स
इस बॉडी के ऊपर कहीं भी लगाओगे तो बराबर इफेक्ट मिलेगा। मान लो मैं यहाँ पर लगाया, क्या होगा सोचो तो, दिस बॉडी विल गो लाइक दिस, जाएगा कि नहीं जाएगा। इंस्टेड अगर इस बॉडी के ऊपर ये फोर्स को मैं यहाँ पे लगाता हूँ, विल द बॉडी गो लाइक दिस, ये ऐसे जाएगा क्या, ऐसे घूम जाएगा। दैट मींस मोशन बदल गया कि नहीं बदल गया। Yes, sir. इसका मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलकर मोशन डिसाइड नहीं कर रहे हैं। और क्या चीज है, कहां पे आ रहा है, कौन सा पॉइंट में आ रहा है, वो भी मैटर करता ही नहीं करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड थर्ड द मोस्ट इंपोर्टेंट हिडन थिंग इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कौन सा पॉइंट में वो फोर्स आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। सो थ्री थिंग्स डिसाइड, व्हाट इज द थर्ड थिंग कमिंग आउट टू बी, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो आगे चल के हम ढेर सारे फोर्स के बारे में देखेंगे, लेकिन जब भी हमारे सामने कोई एक फोर्स आएगा हम उसके बारे में तीन चीज जानने की कोशिश करेंगे। क्या है उसका मैग्नीट्यूड, कितना तगड़ा है, हाउ मच न्यूटन्स, है ना, क्या है उसका डायरेक्शन, और कौन सा पॉइंट में लगता है। Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. तुम जाके तुम्हारे स्कूल में टीचर को कंप्लेन करोगे, सर टीचर वो मेरे को 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। 5 न्यूटन का फोर्स कितना होता है जानते हो, बहुत छोटा सा फोर्स होता है। Gravity का half. 5 न्यूटन 10 का हाफ होता है, गधा चुप। अरे 1 kg तो समझते हो ना, 1 kg सॉल्ट पैकेट, 1 kg सॉल्ट पैकेट का वेट होता है 10 न्यूटन। समझ में आ रहा है, 5 न्यूटन मतलब, और 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो 1 न्यूटन 100 ग्राम जो है उसका वजन का फोर्स, या 0.5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। टीचर बोले इतना छोटा सा फोर्स लगा के कंप्लेन कर रहे हो। नहीं मैम, मुझे वो ईस्ट की तरफ ऐसे पुश कर दिया। अरे ईस्ट की तरफ पुश कर दिया, वो भी 0.05 न्यूटन में तुम आके कंप्लेन कर रहे हो, बेटर नहीं करता है छोटा सा फोर्स कोई भी डायरेक्शन में। देन यू टोल्ड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, नहीं मेरा आंख में पुश कर दिया, ओ मैटर करता ही नहीं करता है, कहां पे पुश किया। सो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आल्सो मैटर्स, है कि नहीं। ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन do not decide the type of motion executed by a body. What else decides? The point of application of force. आगे चल के इसको लेके बहुत सारा वर्क होगा। तुम लोग फॉर्मूला पढ़े होगे, वर्क का क्या फॉर्मूला था, A.S तुम लोग इनटू कहते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके किए थे ना, उसमें जो S था क्या है मालूम है, वो तो अभी पढ़ेंगे। दैट वाज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कौन सा पॉइंट में फोर्स दे रहे उस पॉइंट का, समझ में आ रहा है। इसलिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स बहुत ज्यादा मायने रखता है। एंटायर न्यूटन्स लॉ, आपका इस बॉडी का वेट है कितना है, सम 5 न्यूटन सपोज, वेयर इट इज एक्टिंग, कोई फोर्स है तो उसका एक मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन है, वेट का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स, मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, कौन सा पॉइंट में आ रहा है, कहां पे, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, कोई तो पॉइंट में आ रहा होगा। एट हर जगह आ रहा है नहीं, एक ही पॉइंट, मिडिल में क्यों आएगा जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है। अगर ये यूनिफॉर्म बार है तो मिडिल में आएगा, नॉन यूनिफॉर्म बार है तो मिडिल में नहीं। सपोज हम कहीं यहाँ पर कोई वजनदार चीज लगा है और यहाँ पर ऐसा रखा है, तो ऑब्वियसली उसके पास लगेगा, थोड़ा बहुत फीलिंग आ रहा है ना, the weight must be acting somewhere closer to the heavier mass, it acts at the center of gravity। जो पॉइंट में फोर्स आता है, वेट आता है, उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स का सेंटर। क्या बात समझ में आ रहा है, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब कोई भी बॉडी आपको दिया गया, पता करो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, हम पता कर सकते हैं, करेंगे इस क्लास में। हम लोग फोर्स की, अभी जो फोर्स वाला सिलसिला शुरू हुआ, ये तो ट्रेलर है, अभी ये चलेगा कम से कम 15 क्लासेस, समझ में आ रहा है। फोर्स का ढेर सारे टाइप के फोर्स, उनके इफेक्ट के बारे में ढेर सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी हमारे सामने कोई नया फोर्स आया, तुरंत हम 3 चीज जानने की कोशिश करेंगे। क्या क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तीनों जान पाएंगे तभी उसका इफेक्ट को जान पाएंगे, नहीं तो इफेक्ट को जान नहीं पाएंगे, समझ में। तो किसी भी फोर्स का इफेक्ट किसी बॉडी के ऊपर जानने के लिए तीन चीज की जानने की जरूरत है, ठीक है। आज की क्लास को आगे नहीं बढ़ा सकते, हम देखेंगे इसको यहाँ पे खत्म करेंगे, फिर अगले क्लास इसको आगे बढ़ेंगे। थोड़ा वीडियो को बढ़िया सा देख के फंडामेंटल समझ के आना। अगले क्लास में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, जितने सारे किस्म की फोर्स के बारे में बताया ना, सारा फोर्स के बारे में बताना हूँ, सबका मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, फोर्स बिटवीन 2 मैग्नेट्स, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बताऊंगा। कॉन्टैक्ट फोर्स में स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, कितना न्यूटन का होता है वो, और जो आपका क्या कहते हैं पुशिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स,
फ्रिक्शनल फोर्स वो कितना होता है, पानी में कोई चीज को डुबाओ छोड़ दो तो ऊपर आता है, कितने फोर्स में आता है, व्हाट फोर्स इट पुशेस इट बैक, उसका आपको कुछ फॉर्मूला देके थोड़ा थोड़ा प्रिलिमिनरी नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद जब वो चैप्टर में जाएंगे उसको हम डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।